चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पिछले क्लास का वीडियो देख रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? इंडियन ज्योग्राफी में ट्रांस हिमालय को पढ़ लिए थे। ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणियाँ था? काराकोरम था, लद्दाख था और जास्कर था। और ये जो तीनों श्रेणियाँ जो था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, वो पूरे मिला करके हम उसको लद्दाख पठार के देखिए, फिगर देखिए थोड़ा सा। ये पूरा लद्दाख पठार के नाम से हम लोग जानते थे। जो यहाँ पर काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, और तीनों को मिला करके क्या हम लोग बोलेंगे? किस कहाँ अवस्थित है? लद्दाख पठार में अवस्थित है, ठीक है ना। तो इसको तो मैंने देख लिया था। लद्दाख पठार का स्थिति भी हम लोग देख लिए थे कि उत्तर पूर्व में आपका जो है चीन का सीमा लगता है, उत्तर में वाखान प्रांत लगता है अफगानिस्तान वाला, और इधर में पीओके का क्षेत्र लगता है पाकिस्तान वाला, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग देख लिए थे। और कैसे लद्दाख पठार का जो के बारे में जानकारी जो हम लोग लिए थे कि ये वाला चाइना अक्साई चीन के नाम से वो कब्जा कर रखा है, जिसके बीच जो सीमा है भारत और अक्साई चीन के बीच, जो एलएसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और जो ये आपका पाकिस्तान वाला जो कब्जा कर रखा है, जिसको हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, वो भारत के साथ सीमा जो बनाता है वो पीओके के नाम से बनाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और सीमा जो बनाता है वो एलओसी बनाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग जान रखे थे। आज हम लोग बेसिकल की हिमालय में चलेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? हिमालय। ट्रांस हिमालय खत्म हो गया, लद्दाख पठार भी खत्म हो गया, उसके अंतर्गत आता था। तो आज हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय, ठीक है ना। हिमालय में बृहद हिमालय, हिमालय का पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग का उत्तर भारत के पर्वत तंत्र में दो चीज पढ़ना था, एक पढ़ना था ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो हिमालय का आज पोर्शन में बृहद हिमालय देखेंगे, ठीक है। बृहद हिमालय से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट है, तो केवल बृहद हिमालय के बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। कुछ स्थिति ऐसा है, देखिए बृहद हिमालय का। जब बृहद हिमालय के इस तरफ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। और इस तरफ एक श्रेणी है, उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नंगा पर्वत और नामचा बरवा। याद करिए, इधर क्या है? बाएं हाथ की ओर नंगा पर्वत और दाएं हाथ की ओर नामचा बरवा, ठीक है ना। ये बृहद हिमालय पर है। और बृहद हिमालय देखिए, ऊपर वाला बृहद हिमालय है, ये वाला मध्य हिमालय है, और ये वाला शिवालिक, ठीक है ना। जिसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, उसको शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही स्थिति को आज हम लोग इस पर क्या क्या चीज है उसको इससे रिलेटेड इसकी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके बारे में विशेषता है, वो उसके बारे में जानते हैं। तो पहला कहता है, देखिए, हिमालय की उत्पत्ति ट्रसरिक कालखंड में 33 भूसैनिक अवसादों के वलन से हुआ है, जिनका विकास आज भी हो रहा है। देखिए, ट्रसरिक कालखंड में 33 भूसैनिक के अवसादों से, आपको याद कीजिए 120 मिलियन वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की स्थिति बताए थे पेंजिया और पैंथालासा के रूप में, उसमें क्या था? 33 भूसैनिक था। वही 33 भूसैनिक ने इंडियन प्लेट से और यूरेशियन प्लेट टकराने के बाद वही वलित होकर के ऊपर उठ गया, और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही चीज ये लिखता है कि हिमालय की उत्पत्ति ट्रसरिक कालखंड में 33 भूसैनिक अवसादों का वलन से है, जिसका विकास आज भी हो रहा है। जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि जो हिमालय पर अवस्थित माउंट एवरेस्ट है, उसका ऊंचाई आज भी बढ़ रहा है। इसलिए कभी 88, 48, 49, 50 देता है, 88, 48 मीटर, यानी फिर कभी कभी देता है 88, 49 मीटर, 88, 50 मीटर। इसका मतलब है कि इसका विकास आज भी हो रहा है। और ये आप जान रहे हैं कि काहे हो रहा है? क्योंकि यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, और इसका प्रेशर ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ऊपर की तरफ जब प्रेशर होगा तो 33 भूसैनिक मुलायम चीज है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर उठेगा। यही कारण है कि आज भी इसका ऊंचाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूसरी बात कि ट्रसरिक कालखंड में, और फिर आगे देखिए यही लिखा हुआ है कि अल्पाइन ओरोजेनी। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहिएगा कि हिमालय का उत्पत्ति ट्रसरिक काल में हुआ, अल्पाइन ओरोजेनी में भी हुआ, और फिर आगे देखेंगे इसके कहीं लिखा होगा ओलिगोसीन कालखंड में हुआ। तो आप कहेंगे कि एक ही चीज को उत्पत्ति तीन तीन समय में कैसे हो रहा है? तो इसका कारण है
कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो वहाँ आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई एज पूछे, ठीक है ना, आपसे कोई उम्र पूछे कि आपका उम्र क्या हो रहा है, तो आप अगर एक्चुअल बताया जाए तो आप कुछ ऐसे ही बताइएगा कि मान लीजिए कि 20 साल हो रहा है तो 20 साल 4 महीना 2 सप्ताह इतना दिन, ऐसे करके बताइएगा। तो आपका बताने का क्या होगा, ये सब तो समय है, 4 साल 20 साल 4 महीना या 2 महीना या 2 वीक या 4 दिन, ये सब क्या है, समय ही है। वैसे ही पृथ्वी के काल में कई काल खंडों में बांटा गया। टाइम स्केल जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपका ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल याद रख लेना है कि ट्रांसरिक कालखंड में 33 भूसनती के वलन से हुआ है हिमालय का निर्माण, ठीक है ना, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। अब आइए हिमालय का निर्माण अल्पाइन ओरोजेनी के दौरान उत्पन्न संसार के नवीनतम वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। देखिए अल्पाइन ओरोजेनी, फिर यहाँ आया टर्सरी कालखंड अल्पाइन ओरोजेनी, ठीक है ना। और नवीनतम वलित पर्वत, नवीनतम का मतलब सबसे नया जो बना हुआ है, हिमालय एक नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, नया बना हुआ। वलित पर्वत श्रेणी तो आप जान ही रहे हैं कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से जो ऊपर के वलन के कारण बना हुआ है, इसीलिए हम लोग वलित पर्वत श्रेणी बना बोलते हैं, ठीक है। और न्यूनतम पर्वत श्रेणी का ये उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें से वो हो गया। अब हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हिमालय को कितने पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3 पर्वत श्रेणियों में। देखिए पहला ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, नीचे वाला, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय, और ये वाला को बाह्य हिमालय या शिवालिक भी बोला जाता है, ठीक है ना, बाह्य हिमालय या शिवालिक भी बोला जाता है। यहाँ देखिए पहला क्या बोलेंगे, बृहद हिमालय, फिर दूसरा मध्य हिमालय, फिर उसके बाद तीसरा बाह्य हिमालय। तीसरा को क्या बोलेंगे, बाह्य हिमालय, या इसको शिवालिक भी नाम बोला जाता है, ठीक है। 3 पर्वत श्रेणी कौन कौन, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को क्या बोलेंगे, शिवालिक भी बोलेंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग हिमालय, बृहद हिमालय, यहाँ सॉरी यहाँ हेडिंग दे दीजिए बृहद हिमालय। अब जो हम लोग पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे वो मेन रूप से किसके बारे में, बृहद हिमालय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में, बृहद हिमालय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए, कहता है कि नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक सतत श्रेणी के रूप में विस्तृत, जिसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। देखिए नांगा पर्वत से नामचा बरवा, ये है नांगा पर्वत, ये है नामचा बरवा। तो सतत श्रेणी, सतत का मतलब होता है लगातार श्रेणी के रूप में है, ठीक है ना। नांगा पर्वत से नामचा बरवा तक सतत श्रेणी के रूप में बृहद हिमालय अवस्थित है, जिसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री क्यों, क्योंकि बृहद हिमालय पर बर्फ के बहुत बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, गोले पाए जाते हैं, इसीलिए इसका एक नाम हिमाद्री भी पड़ा है। किसका, बृहद हिमालय का, ठीक है ना। और नांगा पर्वत से नामचा बरवा की ओर सतत श्रेणी के रूप में, काटा छाटा नहीं है, सतत श्रेणी के रूप में है, कंटिन्यू, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ये, संसार की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी पर अवस्थित है। साथ ही इस पर कंचनजंगा, मकालू, लोहात्से, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गौरीशंकर आदि है। देखिए हम जानते हैं कि बृहद हिमालय पर संसार का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई आप लोग जान ही रहे हैं, पिछले क्लास में हम बता दिए आप लोगों को, 48 मानिए या 50 मानिए, ठीक है ना, इसके रेंज में है और आज भी बढ़ रहा है। इसका ऊंचाई तो जान ही रहे हैं। वो संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो आज नेपाल में है, ठीक है ना, ये कहाँ अवस्थित है, बृहद हिमालय पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, बृहद हिमालय पर अवस्थित है, ठीक है ना। और इस पर साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट तो अवस्थित है ही, साथ ही साथ कौन सा पर्वत श्रेणी और अवस्थित है बृहद हिमालय पर, कंचनजंगा है, मकालू है, लोहात्से है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, गौरीशंकर है, ठीक है। ये सब कहाँ है, बृहद हिमालय पर। तो आपको याद रखिएगा, अभी श्रेणी पढ़ा रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा, अगर मान लीजिए कि बृहद हिमालय पर निम्नलिखित में से मान लीजिए कंचनजंगा पूछेगा कि कौन हिमालय पर अवस्थित है, तो बृहद हिमालय पर। तो एक क्वेश्चन तो श्रेणी से रिलेटेड यहाँ बन ही जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और एराइज करता है और पूछेगा, मान लीजिए कि आपका, अगर मान लीजिए कि पूछ लिया
कि कंचनजंगा किस राज्य में है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन टाइप क्या होगा कि कंचनजंगा का पूछ लेगा किस राज्य में है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सिक्किम है तो सिक्किम में है, ठीक है। तो राज्य के बांट करके अलग नदी घाटी के आधार पर बांटेंगे तो वो अलग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो पढ़ना है वो पर्वत श्रेणी के नाम से याद रखना है कि कौन सा पर्वत श्रेणी पर है। जैसे आपका मान लीजिए कि गौरी शंकर किस पर्वत श्रेणी पर है, क्वेश्चन आ गया कि गौरी शंकर निम्नलिखित में से गौरी शंकर किस पर्वत श्रेणी पर है, और नीचे ऑप्शन रहेगा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग बृहद हिमालय पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो बृहद हिमालय पर कौन कौन याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, ल्हासे है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है और गौरी शंकर है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। अब आइए इस श्रेणी को कुछ मात्र दर्रे से होकर ही पार किया जा सकता है। देखिए ये आपको बृहद हिमालय सतत श्रेणी के रूप में है और बहुत ऊंचा है, तो सतत श्रेणी बहुत के रूप में है, बहुत ऊंचा है, तो इसको तो हम पार नहीं कर सकते, चढ़ करके ऊपर से नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस पर दर्रा अवस्थित है, ठीक है ना। दर्रा को बोलते हैं पहाड़ों के बीच से जाने वाले रास्ता को दर्रा बोलते हैं। तो इस पर कुछ दर्रा अवस्थित है, उस दर्रा को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, देखेंगे। चलिए इस पर्वत श्रेणी को कुछ दर्रों से ही पार किया जा सकता है, उधर जाना है तो दर्रा से ही जाइएगा। इस श्रेणी में अवस्थित दर्रा कौन है, तो देखिएगा 10-12 दर्रे हैं जो सभी को याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना। जैसे देखिए जोजिल्ला, बुर्जिल्ला, बारालाचा, सिपकिल्ला, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला, नाकुला, नाथुला, जलेपला, बुमला, बुमडिला, यांग्यापला, ठीक है ना। इतना दर्रा अवस्थित है बृहद हिमालय पर, ठीक है ना, जिससे हम होकर के तिब्बत पठार, ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र है जो ऊपर वाला तिब्बत पठार का है, ये लद्दाख पठार है, ये थोड़ा सा तिब्बत पठार है। तो आप मान लीजिए कि तिब्बत पठार में जाना है तो यही दर्रा से हम लोग जाएंगे, ठीक है ना, यही दर्रा अवस्थित है, इसी दर्रा से हम लोग जाएंगे। तो बृहद हिमालय पर अवस्थित दर्रा का नाम याद करिए, ठीक है, शुरू से याद कीजिए कौन कौन है, जोजिल्ला, बुर्जिल्ला, सिपकिल्ला, थागाला, मानाला, निपुला, निपुलेखला, ठीक है ना, नाकुला, नाथुला, जलपला, यांग्यापला, ठीक है ना। ठीक, तो याद कीजिए फिर से आप लोग, पहले दो को याद कीजिए, जोजिल्ला, बुर्जिल्ला, कौन कौन दारा है, जोजिल्ला, बुर्जिल्ला, उसके बाद बारालाचा, उसके बाद कौन, बारालाचा, उसके बाद सिपकिल्ला, उसके बाद सिपकिल्ला, उसके बाद थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला, नाकुल्ला, नाथुला, जलेपला, बुमला, बोमडिला, यांग्यापला, ठीक है ना। 10-12 दर्रे हैं जो आपको याद रखना है कि कौन सा पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है ना, ये सब पूछता है। तो याद कीजिए फिर से एक बार रिवीजन के लिए, जोजिल्ला, बुर्जिल्ला, सिपकिल्ला, नाकुल्ला, नाथुल्ला, जलेपला, थागाला, मानाला, नीतिला, यांग्यापला, ठीक है ना। तो ये सब दर्रा कहाँ अवस्थित है, बृहद हिमालय पर अवस्थित है, ठीक है। अब कौन राज्य में अवस्थित है, जब नदी घाटी के आधार पर बांट के पढ़ाएंगे तो आपको वहां पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ खाली ये याद रखना है कि बृहद हिमालय पर कौन कौन दर्रा अवस्थित है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, कौन कौन दर्रा है, जोजिल्ला, बुर्जिल्ला, बारालाचा, सिपकिल्ला, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला, नाकुल्ला, नाथुला, जलेपला, बुमला, बुमडिला और यांग्यापला, ठीक है ना। ये सब दर्रा कहाँ अवस्थित है, बृहद हिमालय पर अवस्थित है। चलिए और आगे फैक्ट देखते हैं, दर्रा देख लिए। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर की है तथा इसकी उत्पत्ति ओलिगोसीन कालखंड में हुई है। देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर। औसत एवरेज ऊंचाई जानते हैं ना, मैथ में पढ़े होंगे, कहीं पर ऊंचाई मान लीजिए कि ज्यादा है, कहीं पर मान लीजिए कि कम है, तो इस सब को एवरेज निकालिएगा तो ये बृहद हिमालय का कितना आता है ऊंचाई, 6100 मीटर आता है। कितना आता है, 6100 मीटर आता है। और इसकी उत्पत्ति ओलिगोसीन कालखंड में हुई है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ओलिगोसीन कालखंड में हुई है, जबकि हिमालय की उत्पत्ति टर्सरिक कालखंड में और टर्सरिक कालखंड के अल्पाइन ओरोजेनी में हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, टर्सरिक कालखंड के अल्पाइन ओरोजेनी में हुआ है, जबकि बृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसीन कालखंड में हुई है।
ठीक है ना। आगे चलिए, इस पर्वत श्रेणी पर कुछ हिमानियां भी अवस्थित है। जैसे हिमानिया का मतलब बर्फ, ठीक है ना, जहां बर्फ पाया जाता है, तो कुछ हिमानियां भी बृहद हिमालय पर अवस्थित है। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुछ, बारासिगरी, नंदका, बिंडारी, जम्मू, हिमनद, ठीक है ना। ये बृहद हिमालय पर हिमानियां हैं जो अवस्थित है। कौन कौन है? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बंदरपुछ है, बारासिगरी है, नंदका है, बिंडारी है, जम्मू है, हिमनद है। ये सब क्या है? हिमानियां हैं जो बृहद हिमालय पर अवस्थित है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी मौजूद है। यहाँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी अवस्थित है। कहाँ? बृहद हिमालय पर। जैसे कौन कौन है देखिए, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितना भी नाथ है सब बृहद हिमालय पर। कहाँ? बृहद हिमालय पर। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब, और अरुणाचल प्रदेश में तवांग आदि अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय पर तवांग अवस्थित है, जबकि बृहद हिमालय पर ही हेमकुंड साहिब, अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सब कहाँ है? बृहद हिमालय पर अवस्थित है, ठीक है ना। अब देखिए, तीन को तो आप लोग जान रहे होंगे, ये भी हिंदू धर्म से है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हेमकुंड साहिब जान रहे हो, सिख धर्म से है। हेमकुंड साहिब किस धर्म से? सिख धर्म से है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग जो है ना, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और वो सिख धर्म से, ये तीनों हिंदू धर्म से, ठीक है ना। अब आगे आइए, बृहद हिमालय तिब्बत पठार से इंडस, इसको ट्रांगपो नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा सांगपो। इसको क्या पढ़िएगा? सांगपो, ठीक है ना। बृहद हिमालय तिब्बत पठार से इंडस, सांगपो, सचर, जोन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ITSZ द्वारा पृथक है। यानी नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए बृहद हिमालय, ये वाला बृहद हिमालय, ये वाला तिब्बत पठार है ना। ये वाला क्या है? बृहद हिमालय, ये वाला तिब्बत पठार है। तो इसके बीच, तिब्बत पठार और बृहद हिमालय के बीच ITSZ भ्रंश घाटी है। ITSZ भ्रंश घाटी है। तिब्बत पठार और बृहद हिमालय के बीच ITSZ भ्रंश घाटी है। ITSZ का मतलब हो गया इंडस, सांगपो, सचर, जोन द्वारा बृहद हिमालय तिब्बत पठार से पृथक होता है, ठीक है ना। आपको प्रश्न आएगा कि बृहद हिमालय और तिब्बत पठार के बीच में कौन सी भ्रंश घाटी अवस्थित है? तो ITSZ यानी इंडस, सांगपो, सचर, जोन अवस्थित, ठीक है ना। वही चीज यहां लिखता है, द्वारा पृथक है। तथा मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, देखिए ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट उपस्थित है। भ्रंश घाटियों द्वारा बृहद हिमालय मध्य हिमालय से पृथक होता है। किसके द्वारा? बृहद हिमालय मध्य हिमालय द्वारा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा पृथक है, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये बृहद हिमालय तो तिब्बत पठार से किसके द्वारा? ITSZ द्वारा, लेकिन मध्य हिमालय द्वारा, मध्य हिमालय से किसके द्वारा? MCT द्वारा, ठीक है ना, पृथक है। मध्य हिमालय द्वारा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट नामक भ्रंश घाटी द्वारा पृथक है, यही चीज है, ठीक है। बृहद हिमालय एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, जल विभाजक एवं जलवायविक अवरोधक भी है। बृहद हिमालय के बारे में लिखता है कि बृहद हिमालय एक जल स्रोत, एक जल विभाजक और जलवायविक अवरोधक भी है। क्यों है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से निकलती है मानसरोवर क्षेत्र से, तिब्बत वाला के मानसरोवर क्षेत्र से दो नदियां निकलती है। एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, एक सिंधु नदी निकलती है, और दोनों दो तरफ निकलती है। तो ये हिमालय से अलग हो रही है, तो इसीलिए यह एक जल विभाजक है। जल विभाजक बांटने का काम कर रहा है ना। देखिए, इधर नदी जा रही है और इधर जा रही है, यहाँ से निकलता है, आगे पढ़ाएंगे आपको, यहाँ से निकलती है। तो एक इधर जैसे तवांग याप्ला दारा द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, और ऐसे में आकर के इधर सिंधु नदी चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ जल विभाजन का काम कर रहा है, तो यह एक जल विभाजक है। जल विभाजक हो गया हिमालय, ठीक है। जल स्रोत, जल स्रोत यहाँ से देखिए, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी,
ऐसे निकलती है गंगोत्री से भागीरथी या देवप्रयाग में आकर करके मिल जाती है। जब पंजाब मैदान पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको पढ़ा देंगे। उधर से अलकनंदा और भागीरथी आकर के देवप्रयाग में मिलती है, वहां से गंगा नदी हो जाती है। तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। तो वहां से जल निकली, तो निकलने के कारण ये क्या हो गया, ये एक जल स्रोत भी हो गया, ठीक है ना। तो दो वो चीज हम लोग समझ लिए कि जल स्रोत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से नदियां निकलती है। जल विभाजक क्यों हो गया, क्योंकि दो तरफ में नदियां जा रही है, तो ये क्या हो गया, जल विभाजक के भी काम कर रहा है हिमालय। जलवायविक अवरोधक, जलवायवीय अवरोधक, जलवायविक अवरोधक का मतलब हो गया कि जैसे देखिए ये भारत है और भारत के दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून इन करती है ना, दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून इन करती है। तो सबसे ज्यादा बारिश तो यहाँ करा देता है पश्चिमी घाट में, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से जैसे ही मानसून आती है तो पश्चिमी घाट ऊंचा होने के कारण यहाँ जैसे नीलगिरी है, अन्य मलाई है, अन्य मुद्दी है और इलायची है, ये सब पर्वत श्रेणियों से टकरा करके बारिश तो सबसे ज्यादा यहाँ हो जाती है, 400 सेंटीमीटर बारिश यही करा देती है। लेकिन आगे जो बढ़ते जाती है तो लास्ट में देखिए यहाँ हिमालय अवस्थित है। हम लोग जानते हैं कि मासीन राम में सबसे ज्यादा, चेरापूंजी मासीन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। इसका कारण है कि अगर मानसून कुछ बचा कुचा इधर आया तो मानसून पवने आ करके हिमालय से जैसे ही टकराती है तो टकरा करके संघनित होकर के पूरा वर्षा यहाँ हो जाती है, क्योंकि इधर जाने का रास्ता है ही नहीं है, पूरा टकरा करके यहीं बारिश कर देती है। तो इधर तो जलवायु बारिश हो गया, लेकिन आगे क्या तिब्बत वाला क्षेत्र में या पीछे वाला क्षेत्र में कभी बारिश गया, मानसून गया नहीं गया। तो इसीलिए जलवायु को ये पूरा रोक लेता है, इसीलिए इसको हम जलवायविक अवरोधक, अवरोधक का मतलब रोकने वाला, रुकावट डालता हो, तो उसको जलवायविक अवरोधक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिमालय को जल स्रोत, जल विभाजक, जलवायविक अवरोधक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जल स्रोत नदियां निकलने के कारण, जल विभाजक नदियों को दो भागों में बांटने के कारण, और जलवायु अवरोधक की जलवायु को आगे नहीं जाने देता है, पूरा बारिश यह पकड़ा देता है, इसके कारण इसको जलवायु अवरोधक भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग हिमालय के बारे में और उसमें भी बृहद हिमालय के बारे में हम लोग आज ने देखा, ठीक है। तो बृहद हिमालय के बारे में हम लोग ने आज देखा, ठीक है। कुछ फैक्ट है जो इसका सर्वोच्च चोटी देख लिया, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, ठीक है। इस पर और भी चोटियां अवस्थित है, ठीक है, जैसे कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और गौरीशंकर वगैरह है। और इसमें कुछ दर्रों से ही पार होकर के जाया जा सकता है, जैसे कुछ दर, जैसे डायरेक्ट पूछ देता है कि मान लीजिए कि अंगापला दर्रा कौन सा पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो बृहद हिमालय पर है। तो ये सब आप लोगों का याद करना है, 2-4 बार पढ़िएगा, कोई रटना नहीं है, 2-4 बार पढ़िएगा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या है, दाराम देखे तो जो जिला, बुरजिला, बारालाचम, सिपकिला, थागाला, मनाला, नीतिला, लिपुलेखला, नाकुला, नाथुला, जलेपला, बुमला, बोमडिला और यांगियापला, इतना दर्रा अवस्थित है, ठीक है। अब इसकी औसत ऊंचाई देखे तो कितना है, 106 मीटर है, तथा इसका उत्पत्ति कौन सी काल में है, बृहद हिमालय ओलिगोसीन कालखंड में हुई है, ठीक है ना। और इसको कुछ हिमानियां अवस्थित है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुछ, नंदका, मिंडारी, हिजेमू हिमनद, ठीक है ना। यहाँ भारत के कुछ तीर्थ स्थल भी उपस्थित है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और अरुणाचल प्रदेश में तवांग, जो बौद्ध धर्म के लिए और सिख धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। बृहद हिमालय तिब्बत पठार से, बृहद हिमालय तिब्बत पठार से ITSZ इंडस सांको सचर जोन द्वारा पृथक है, जबकि मध्य हिमालय द्वारा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा पृथक है, ठीक है ना। और बृहद हिमालय एक जल स्रोत, जल विभाजक और जलवायविक अवरोधक भी है। जल स्रोत नदियां निकलने के कारण, विभाजक जो है जल को बांटने, नदियों को बांटने के कारण दो दिशाओं में, और जलवायविक अवरोधक जलवायु को यह तक सीमित रखने के कारण, आगे नहीं बढ़ने देने के कारण जलवायविक अवरोधक इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बृहद हिमालय को देख लिए, अगले क्लास में हम लोग मध्य हिमालय को देखेंगे और आगे ऐसे कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पीछे से लेक्चर को रिवीजन करते रहिए और जितना हो सके
आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तभी अंदर से मनोबल बढ़ता है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का मन करता है, ठीक है ना। तो आप लोग हमको भी मोटिवेट कीजिए और आप खुद भी मोटिवेट रहिए वीडियो देख करके, ठीक है ना, कि आगे सिलेक्शन की ओर चलते रहिए, ठीक है ना। और जहाँ भी रहिए पढ़ाई करते रहिए और आप अपने अगल बगल साफ सफाई रखिए, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।